अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर ऑन मैथमेटिक्स ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस OLH मैथ्स मैथमेटिकल मेथड्स BSc चैप्टर 6 वेक्टर स्पेसेस। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमें वेक्टर्स गिवन है R4 में, हमें ये देखना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे और जो लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिला, यानी तमाम स्केलर्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0 आई, तो उस सूरत में ये जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर हमें कम से कम एक वेक्टर भी ऐसा मिल जाता है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हुई, तो उस सूरत में ये जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले हमें लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखना है, यानी हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो तीन वेक्टर्स हैं, तीन स्केलर चाहिए होंगे। स्केलर्स ले लेते हैं ए बी सी, जो कि हम फील्ड से लेंगे और फील्ड हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखी इन वेक्टर्स का। ए इंटू फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा विच इज 1 3 -1 4 प्लस बी इंटू सेकेंड वेक्टर 3 8 -5 7 प्लस सी इंटू थर्ड वेक्टर 2 9 4 23 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्योंकि हम R4 में बात कर रहे हैं तो R4 का जो 0 एलिमेंट है वो क्या होगा, 0 0 0। क्या क्या, अब यहाँ देखिए ये जो स्केलर है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। R4 अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस हो तो इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड है कि ये जो स्केलर है ये इस एलिमेंट के हर एक कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, a 3a माइनस a 4a। इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्या आ जाएगा 3b 8b -5b 7b प्लस यहाँ आ जाएगा 2c 9c 4c और 23c इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये R4 के एलिमेंट्स हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस R4 ओवर R हो तो ये किस तरह इसमें एडिशन होती है वेक्टर्स की, कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड हो जाता है, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में और फोर्थ कंपोनेंट फोर्थ में ऐड हो जाएगा। चलें जी एडिशन करें। हमारे पास आ जाएगा यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट A है, यहाँ 3B है और यहाँ हमारे पास 2C है, ये आ जाएगा। सेकंड कंपोनेंट को पकड़े 3 है, यहाँ से सेकंड कंपोनेंट 8B और यहाँ से सेकंड कंपोनेंट 9C। थर्ड कंपोनेंट ले माइनस है, यहाँ से -5B, यहाँ से हमारे पास 4C आ जाएगा। अब फोर्थ कंपोनेंट 4A, यहाँ 7B और यहाँ 23C, 7B प्लस 23C। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 0 0 0। अब दोनों हमारे पास R4 के एलिमेंट है और ये इक्वल है। इक्वल कब होंगे, जब इनके कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल, यहाँ आ जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 8b प्लस 9c इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास आ जाएगा -a -5b प्लस 4c इक्वल टू 0। और इसी तरह हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4a प्लस 7b प्लस 23c इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जो स्केलर्स हैं ए बी सी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इन इक्वेशंस को डायरेक्टली सॉल्व करके भी ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और फोर्थ चैप्टर हमने किया था उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालें, अगर इसका जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से लेस आ गया तो उस सूरत में इसका जो सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। और अगर इसका रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाता है तो उस सूरत में इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा और वो सिर्फ वो सोल्यूशन क्या होगा, 0 0 0, यानी ए भी इक्वल टू 0 हो जाएगा उस सूरत में, बी भी और सी की वैल्यू भी इक्वल टू 0 आएगी। तो आप उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हम छोटी क्लासेस में यूज करते हैं, इससे हमारा सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। और वो मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। चलें जी देखिए किस तरह से होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है हम 1 और 2 को यूज कर रहे हैं, 1 एंड 2। आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में जो हमारे पास ए बी सी के कोफिशिएंट्स है उनको लिख लेना है। इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट्स क्या है, ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 3 है, सी का कोफिशिएंट 2 है। तो आपने क्या करना है, इन कोफिशिएंट को 2 टाइम्स लिखना है। एक बार और लिख लें 1 3 2। अब सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है उनको लिख लें 3 8 9, 2 टाइम्स लिखना है, 3
8 9। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट है इसको कैंसिल कर दें और ये जो लास्ट है इसको कैंसिल कर दें। अब बाकी से हमने वैल्यू निकालनी है ए बी सी के। ए इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा आपके पास 27। दरमियान में आपने माइनस यूज करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 16। फिर आप इक्वल लगाएंगे, ए के बाद बी की वैल्यू, बी ओवर। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ जाएगा। दरमियान में माइनस आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये 9 आ जाएगा। इक्वल टू अब सी की बारी, सी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा। दरमियान में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये 9 आ जाएगा। और इसको इक्वल्स टू के रख लें, के कोई सा भी स्केलर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्या आ जाएगा, 27 माइनस 16 करेंगे, आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास -3 आ जाएगा, यहाँ -1 इक्वल्स टू के। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इक्वल्स टू के हैं, सेपरेटली इनको इक्वल टू के रख लें, क्या आ जाएगा a ओवर 11 इक्वल टू के। इसी तरह b ओवर -3 इक्वल टू के और c ओवर -1 इक्वल टू के। तो यहाँ से जब आप इस तरह से इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 के, b की वैल्यू -3 के और इसी तरह c की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी माइनस के। अब ये जो हमारे पास a b c की वैल्यूज आई है, हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यूज किया था, उनसे मेरे पास ये वैल्यूज आई हैं एबीसी की। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन एबीसी की वैल्यूज आई हैं क्या इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 और 4 को भी सेटिस्फाई करेंगे तब ये इन इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन होगा, ठीक है। चेक करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को चेक करें। इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है -a -5b प्लस 4c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है -11 क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 11 के थी, माइनस एज इट इज -5, बी की वैल्यू मेरे पास है -3 के प्लस 4, सी की वैल्यू क्या है माइनस के, इक्वल टू क्या है 0। ये आ जाएगा -11 के माइनस माइनस प्लस 15 के और यहाँ से आपके पास -4 के इक्वल टू 0। अब चेक करें जरा, राइट साइड पे हमारे पास 0 है, लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है आपके पास -11 -4 -15 के, -15 के प्लस 15 के क्या हो गया 0। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एबीसी की जो वैल्यूज है इसने इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 4 को चेक करेंगे कि वो भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 4a प्लस 7b प्लस 23c इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुट करते हैं, 4 इंटू 11 के 7 इंटू -3 के प्लस 23 इंटू हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो माइनस के है इक्वल टू 0। अब यहाँ से 44 के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 21 के -23 के इक्वल टू 0। चेक करें 44 के और ये -21 और -23, ये -44 के आ गया, 44 के -44 के ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आई है ये इन तमाम इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन है। ये हमारे पास ए बी सी की अब वैल्यूज है, ठीक है। अब देखें के जो है वो कोई सा भी स्केलर हो सकता है। के की तमाम वैल्यूज के लिए एबीसी ने इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब के को आप नॉन जीरो भी रख सकते हैं। अगर मैं के को इक्वल टू 1 ले लूँ तो मेरे पास ये एबीसी की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल्स टू 11 आ जाएगा, बी इक्वल टू मेरे पास -3 आ जाएगा और सी इक्वल टू -1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास स्केलर से यहाँ तो सबकी वैल्यू जो है वो हमारे पास नॉन जीरो आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर्स थे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि तमाम स्केलर हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो आ रहे हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब इन सबकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती और सिर्फ वही उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन होता, उसके अलावा इसका कोई और सोल्यूशन ना होता, 0 0 ही इनका एक सोल्यूशन होता। यानी तमाम स्केलर 0 हो जाते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और कम अगर आपको एक वेक्टर भी अगर आपको एक भी स्केलर ऐसा मिल जाता है जिसकी वैल्यू आपको नॉन जीरो मिल रही हो तो उस सूरत में जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तो सबकी वैल्यू ही नॉन जीरो मेरे पास आ रही है, तो इस वजह से ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब सेकंड को आप खुद इसी तरह से चेक कर सकते हैं। अगर सेकंड आप सॉल्व करेंगे और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की जो वैल्यू मिलती है वो 0 0 0 मिलती है तो उस सूरत में ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आपके पास इस तरह से वैल्यू नॉन जीरो आ जाती है इन स्केलर्स की तो फिर ये वेक्टर्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसे अब आप खुद करेंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। let v equal to p3 be a vector space of all polynomials of degree less equal to 3 over r. determine whether u v w belongs to v are linearly dependent or linearly independent। तो यहाँ पे भी हमें u v और w तीन वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। और जो वेक्टर स्पेस है हमारे पास वो v equal to p3 है।
वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस इक्वल टू 3 ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी फील्ड हमारी सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे भी हमें ये चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स गिवन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हमारा काम वही होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलें जी देखते हैं। तो 3 वेक्टर्स गिवन है, 3 स्केलर चाहिए होंगे। हम ले लेते हैं ए बी सी, जो कि हम फील्ड से लेंगे और फील्ड हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये आ जाएंगे। उसके बाद इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे। a इंटू फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b इंटू सेकेंड वेक्टर एक्स क्यूब। आप यहाँ पे इस तरह से लिखने पहले कि a इंटू यू आ जाएगा हमारे पास, b इंटू वी आ जाएगा, c इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। उसके बाद a एज इट इज u की वैल्यू रख दी, b एज इट इज v की वैल्यू रख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है, और प्लस c इंटू डब्ल्यू विच इज 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तमाम वैल्यूज के साथ, जाके ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस 4a x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3a। ठीक है, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा बी एक्स क्यूब प्लस 2bx स्क्वायर प्लस 4bx माइनस b, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद x की जो सेम पावर्स है उनके कोफिशिएंट को सेपरेट कर लेते हैं। x क्यूब के लिए करते हैं पहले, x क्यूब का यहाँ जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ कोफिशिएंट b है, प्लस b आ गया, और यहाँ कोफिशिएंट 2c है, तो यहाँ पे प्लस 2c आ गया, ये x क्यूब आ गया प्लस, अब x स्क्वायर के लिए करें, ये माइनस 4a आ जाएगा, यहाँ से प्लस 2b आ जाएगा, और यहाँ से माइनस c आ जाएगा, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह x के लिए करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 2a, यहाँ पे प्लस 4b, और यहाँ हमारे पास माइनस 3c है। ठीक है, ये x के कोफिशिएंट हो गए। अब कांस्टेंट टर्म के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3a, यहाँ से 3a, यहाँ से माइनस b, और यहाँ से प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप देखिए कि इस साइड पे हमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तो 0 है, यहाँ ना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नजर आ रहा है आपको, यानी यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी 0 है। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 0 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो भी हमारे यहाँ पे 0 है। अब आप कंपेयर कर लें, जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा उसके इक्वल, यानी हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस 2c, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस 2c। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस 4a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगी 2a प्लस 4b माइनस 3c इक्वल टू 0, और यहाँ से फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी 3a माइनस b प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हमारा काम वही है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और जो हमारे स्केलर थे लीनियर कॉम्बिनेशन में ए बी सी, इनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज करेंगे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जी आप देखें, जब मैंने सी को मल्टीप्लाई किया है, स्केलर सी को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मैंने सी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ 3 के साथ रह गया था, तो यहाँ पे 3 के साथ भी सी आएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट टर्म जो बनेगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 3c, तो यहाँ पे हमारे पास 3c आएगा। ठीक है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। अब ये 4 इक्वेशंस आ गई, हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करूंगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। आपको इस इक्वेशन 2 इक्वेशन को लेके ही कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम यूज कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट्स लिख लेंगे इनके। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है 1 1 2, 2 टाइम्स आपने लिखना है इसको 1 1 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन पे कोफिशिएंट लिखें -4, फिर 2 आ जाएगा -1, और फिर हमारे पास इसी को 2 टाइम लिखेंगे तो -4 2 -1। अब आप इसको खत्म कर दें और इसको खत्म कर दें, बाकी के साथ ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे हम। ये आ जाएगा -1, फिर -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर b ओवर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। दरमियान में आपने माइनस यूज करना है, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरह ये c ओवर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा फॉर्मूले का, और वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, आपके पास यहाँ से +4 आ जाएगा। ये इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे k। अब ये क्या बन गया a ओवर -5, ये क्या आ जाएगा b ओवर -7,
और ये हमारे पास आ जाएगा C/6 इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ से हमें इनको क्या करना है, सबको सेपरेट इक्वल टू के, इन सबको इक्वल्स टू के रखेंगे, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं a/-5 इक्वल टू के, इसी तरह b/-7 इक्वल टू के और c/6 इक्वल्स टू के। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आएगी -5 के, b की वैल्यू आएगी -7 के और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 के। ठीक है, अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें एबीसी की ये वैल्यूज मिली है। अब ये चेक करना है कि ये जो वैल्यूज हैं एबीसी की, क्या ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सेटिस्फाई करती है। अगर ये इनको सेटिस्फाई करेंगी तब ये इन तमाम इक्वेशंस का क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। अब इक्वेशन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, 2a + 4b - 3c = 0। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखें, 2 इंटू a की जगह पे -5 क्या आ गया, प्लस 4 इंटू b की जगह पे -7 क्या आ गया, -3, 6 की जगह c की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 6k = 0। ये क्या आ जाएगा, -10 के। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -28 के, और यहाँ पे -18 के आ गया = 0। अब देखिए -10 और -18, -28 और -28 प्लस -28 आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 28 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 56, -56 के = 0। ठीक है, आप देखेंगे -56 तो इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब फिर k = 0 होगा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये k की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, जब k = 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से k की वैल्यू क्या है, k = 0, यानी जब k = 0 होगा तो उस सूरत में ये जो a b c की वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसी तरह आप इक्वेशन नंबर 4 को चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3a - b + 3c = 0। तो यहाँ पे भी जब वैल्यू रखेंगे, हमारे पास a की वैल्यू है -5 के, b की वैल्यू है -7 के और c की वैल्यू हमारे पास है 6 के = 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा -15 के, यहाँ से +7 के और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 18 के = 0। तो 7 और 18 आपके पास क्या आ जाएगा 25, -15 के प्लस 25 के = 0 और यहाँ से हमारे पास आएगा 10 के = 0। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब k की वैल्यू = 0 होगी। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 10 तो = 0 नहीं है, इसका मतलब फिर k = 0 होगा। यानी आपने देखा कि ये जो abc की वैल्यूज हैं ये हमारे पास k की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सेटिस्फाई कर रही है। यानी ये कब इन तमाम इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन होगा, जब हम k को =0 लेंगे। जब हम k को =0 रखेंगे तो आप चेक करें जरा, हमारे पास ये जो abc की वैल्यूज हैं ये क्या बन जाएंगी, ये आपके पास आ जाएगा a = ये -5 के था, जब k को 0 रखेंगे तो a की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह यहाँ पे जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो b = 0 आ जाएगा। इसके बाद c के यहाँ पे जब आप k 0 रखेंगे तो c भी 0 हो जाएगा। यानी आपके पास a b c का जो सोल्यूशन आया वो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, 0। यानी तमाम स्केलर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या हो गए, 0 हो गए। तो जब तमाम स्केलर्स की वैल्यू आपको 0 मिलेगी और यही इसका एक सोल्यूशन होगा, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये आपके पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट इसी तरह आपने खुद करना है। अगर तमाम स्केलर्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स, और अगर आपके पास कम से कम आपको एक वेक्टर ऐसा जरूर मिल जाता है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हुई, तो उस सूरत में हमारे जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब सेकंड पार्ट आप इसी तरह खुद करेंगे, ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द वेक्टर्स 1 - iota and 2 1 - 1 plus iota in C square are linearly dependent over C but linearly independent over R। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें वेक्टर्स गिवन है सी स्क्वायर में, सी स्क्वायर का मतलब C क्रॉस C, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होंगे सी के, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वेक्टर्स गिवन है हमें सी स्क्वायर में, ये लीनियरली डिपेंडेंट है जब हम फील्ड कौन सी यूज करेंगे, सी। यानी जब हम सी स्क्वायर ओवर सी ये वेक्टर स्पेस लेंगे, फील्ड हम सी को रखेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, तब ये जो वेक्टर्स हैं ये सी स्क्वायर के अंदर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लेकिन जैसे ही हम फील्ड चेंज करेंगे, सी के बजाय सेट ऑफ रियल नंबर को एज फील्ड यूज करेंगे, तब ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम फील्ड चेंज करते हैं वेक्टर स्पेस की, तो अगर एक फील्ड के साथ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है तो फील्ड चेंज करने से जरूरी नहीं उनका बिहेवियर सेम रहे, वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब हम सी स्क्वायर को
ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसे हम चेक भी करेंगे। लेकिन जैसे ही फील्ड चेंज करेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बजाय सेट ऑफ रियल नंबर हम लेंगे, तो यही वेक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से फर्क पड़ जाता है, ये आपने याद रखना है। इसको हम चेक कर लेते हैं। हमें ये देखना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो करेंगे क्या, काम हमारा वही होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लेंगे और स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर स्केलर्स की वैल्यू कम से कम हमें कोई एक स्केलर भी ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो हुआ, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। चेक करते हैं स्केलर क्या आ जाएंगे हमारे पास। हम ए और बी ले लेते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम पहले किसके लिए चेक कर रहे हैं, हम सी स्केयर को ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो स्केलर्स होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये जो स्केलर हम फील्ड से लेते हैं, तो यहाँ पे फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगी। अब आप इन दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखें। ए इंटू वन माइनस आयोटा, आयोटा आ जाएगा, प्लस बी इंटू सेकेंड वेक्टर आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, आ जाएगा ए इंटू वन माइनस आयोटा, ए आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2b, और यहाँ आ जाएगा b माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे दोनों ऐड हो रहे हैं। एडिशन किस तरह से होगी, इस वेक्टर स्पेस के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड हो जाएगा, सेकंड सेकंड में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, a इंटू वन माइनस आयोटा प्लस 2b, ए आयोटा प्लस यहाँ पे हमारे पास है b इंटू, आ जाएगा प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू। अब देखिए हम सी स्केयर में बात करें तो सी स्केयर में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जो जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 0। तो यहाँ आपके पास 0 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0। ठीक है, सी स्केयर में ये हमारा 0 होगा। तो ये आगे आपके पास कंपेयर करेंगे, दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो इसका मतलब इनके कंपोनेंट इक्वल होंगे। ये आ जाएगा हमारे पास a इंटू वन माइनस आयोटा प्लस 2b इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a आयोटा प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ए और बी ये जो स्केलर्स हैं हमें इनकी वैल्यू चाहिए। इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें, बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं, 1 माइनस आयोटा प्लस 2b इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 1 माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस 2b, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाय माइनस 2 इक्वल टू b बाय, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, यानी ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ चला गया। अब ये दोनों इक्वल है, अगर मैं इसको इक्वल टू सम स्केलर के रख लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सेपरेटली इक्वल टू के हो जाएंगे, माइनस 2 इक्वल टू के, और इसी तरह b ओवर 1 माइनस आयोटा इक्वल टू के। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस 2 के, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस आयोटा इंटू के भी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो a और b की वैल्यू आई है हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 को सेटिस्फाई करती है। अगर इन वैल्यू से क्वेश्चन नंबर 2 को सेटिस्फाई किया तो फिर ये इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। a की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस टू के आयोटा आ गया एज इट इज। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, b की वैल्यू आई है 1 माइनस आयोटा इंटू के, और ये माइनस 1 प्लस आयोटा एज इट इज, माइनस 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है जी, सॉल्व करें, आ जाएगा आपके पास माइनस 2 के आयोटा, तो इसके को अलग रख लें प्लस के, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा को माइनस 1 प्लस आयोटा से, इस 1 को पकड़े इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस आयोटा। उसके बाद इस माइनस आयोटा को पकड़े इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आयोटा इंटू माइनस 1, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर माइनस आयोटा प्लस आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा स्केयर की वजह से भी माइनस आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये माइनस 1 और प्लस 1 तो हो गए कैंसिल। ठीक है, ये माइनस 2 के आयोटा एज इट इज, ये दोनों कैंसिल हो गए थे, प्लस के इंटू ये यहाँ से आपके पास क्या बचा, ये 2 आयोटा बचा इक्वल टू 0, माइनस 2 के आयोटा प्लस 2 के आयोटा इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं राइट साइड पे हमारे पास 0 पड़ा है और लेफ्ट साइड पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये जो एबीसी की वैल्यूज थी हमारे पास, इसने इसी क्वेश्चन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर दिया के की तमाम वैल्यूज के लिए।
इससे पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था वहां हमने देखा था कि के की वैल्यू सिर्फ 0 रखने से हमारे पास तमाम इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन यहाँ के की तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी के की वैल्यू आप नॉन जीरो भी रख सकते हैं। अगर मैं के की कोई भी वैल्यू ले यानी नॉन जीरो में वैल्यू अगर रख देती हूँ, के को मैं 1 ले लेती हूँ, तो आप देखिए ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए इक्वल्स टू -2 आ जाएगा और बी इक्वल्स टू 1 माइनस ए आ जाएगा। आप देखें कि जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर से हमें इनकी वैल्यू चाहिए थी और वो वैल्यू क्या आई है, नॉन जीरो आई है। जब ये स्केलर्स की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो फिर ये जो वेक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि अगर मैं सी स्क्वायर को ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ एज वेक्टर स्पेस, तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाते हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब हम चेक करते हैं फील्ड को चेंज करके कि अगर मैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय सेट ऑफ रियल नंबर को एज फील्ड ले लेती हूँ तो फिर ये जो स्केलर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो जाते हैं, इससे हम चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए भी सारा काम हमारा सेव रहेगा। यहाँ तक जब हम कर लेंगे ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, अब यहाँ आप देखिए चेंज कहाँ पे आएगा कि जब हमने फील्ड ली सेट ऑफ रियल नंबर, तो जो स्केलर्स होंगे स्केलर हम फील्ड से लेते हैं, तो ये जो स्केलर होंगे ए बी आप कहाँ से लेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय हमारी फील्ड अब सेट ऑफ रियल नंबर है तो ये आप फील्ड से लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर उसके बाद आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी तरह हमारी ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें। अब जैसे हमने पहली वैल्यूज निकाली थी वैसे हम यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकाल सकते। क्या वजह है इस तरह, क्योंकि जब आपने वैल्यू निकाली तो आपके पास अब क्योंकि हमारे स्केलर जो है वो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं हो सकती इनकी। अगर मैं वैसे करूंगी तो आप देखें कि मेरे पास बी की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस आयोटा आई थी। ठीक है, 1 माइनस आयोटा इंटू के, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर था। अगर ये स्केलर रियल नंबर है तो इनकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, इसलिए अब हम इन्हें एक और मेथड के थ्रू वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे इन रियल नंबर्स की, स्केलर्स की। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को देखें, a इंटू 1 माइनस एटा प्लस 2b इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस ए आयोटा प्लस 2b इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट एक साइड पे कर ले, आपके पास आ जाएगा a प्लस 2b माइनस ए आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सॉरी यहाँ हमारे पास 0, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 0 प्लस 0 आयोटा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। जब आप कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, जी हमें क्या करना है, दोनों साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे, a प्लस 2b, ये रियल पार्ट है इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो माइनस a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, इसको हम 3 कह लेते हैं और इसको हम 4 कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, a इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू तो 0 है, प्लस 2b इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 2b इक्वल टू 0, 2 तो नॉन 0 है, इसका मतलब b इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे दोनों स्केलर जो थे ए और बी, इनकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या हो गए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो आपने देखा बड़ा ही जो है ये खूबसूरत क्वेश्चन है जिससे हमें पता चला है कि फील्ड चेंज करने से वेक्टर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। यानी अगर एक वेक्टर स्पेस में ओवर सम फील्ड वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फील्ड चेंज करने से वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द वेक्टर्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 1 plus square root 2 and 7 1 plus 2 into square root 2 in R square are linearly dependent over R but linearly independent over Q। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। हमें वेक्टर्स गिवन है R स्क्वायर में, हमें ये देखना है कि जब हम R स्क्वायर को ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर लेते हैं तो फिर ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे ही हम फील्ड चेंज करेंगे R स्क्वायर ओवर Q लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यही वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। चेक कर लेते हैं, पहले हम इसे आर स्क्वायर ओवर आर के लिए चेक करते हैं। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे और स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए जो स्केलर्स लेंगे वो हम फील्ड से लेंगे। तो फर्स्ट हम किसके लिए करें, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर कर रहे हैं तो फील्ड हमारी सेट ऑफ रियल नंबर है, ए बी को हम ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखें, ए इंटू फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, उसके बाद प्लस बी इंटू सेकेंड वेक्टर आ जाएगा विच इज 7 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, आर स्क्वायर पे 0 क्या होगा, 0 0। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, अगर हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं आर स्क्वायर ओवर आर, ये जो स्केलर है
ये इस एलिमेंट की हर एक कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा a इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस ये 7 भी हो जाएगा, 7 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0 0। अब ये दोनों हमारे पास आज स्केयर के एलिमेंट है, ऐड हो रहे हैं। किस तरह से ऐड करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में ऐड करना, आपने सेकंड को सेकंड में ऐड करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से प्लस 7 भी आ जाएगा और यहाँ सेकंड एलिमेंट को पकड़े 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है, 7 और यहाँ पे भी b मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे b 7 की बजाय क्या आएगा b इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ हमारे पास है b, सेकेंड एलिमेंट इसका हमारे पास है a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से सेकेंड एलिमेंट है b इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इक्वल टू 0 0। अब आप देख सकते हैं ये दोनों आर स्क्वायर के एलिमेंट है, इक्वल है। इक्वल कब होंगे? जब इनके कंपोनेंट इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ दो इक्वेशंस बन जाएंगे, a इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस b इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब आप देखें बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें। बाय इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 में है a इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7b इक्वल टू 0। ये आ जाएगा a इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू माइनस 7b। ये क्या आ जाएगा? a ओवर माइनस 7। इस माइनस 7 को इधर ले आइए, ये मल्टीप्लाई हो रहा था और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। ये आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों इक्वल है, इसको हम रख लेते हैं इक्वल टू सम स्केलर के। तो अब सेपरेट रखें इसको k के इक्वल। ये आ जाएगा a ओवर माइनस 7 इक्वल टू k और इसी तरह b ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी माइनस 7k और इसी तरह यहाँ से जो b की वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगी आपके पास? 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू के। तो ये मेरे पास a और b की वैल्यूज आ गई इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये चेक करना है कि ये जो वैल्यूज आई हैं a और b की, ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करती है। अगर तो ये इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेंगी तब ये इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके चेक करें जरा। a की जगह पे आ जाएगा माइनस 7k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, b की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू के और ये एज इट इज 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब ये देखना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या नहीं। जी, क्या आ जाएगा हमारे पास? इस माइनस 7k को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा माइनस 7k, फिर आ जाएगा माइनस 7 इंटू स्क्वायर रूट 2k, ठीक है। अब इसको इसके को एक दफा आप सेपरेट रखें और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। 3 को पकड़े, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ जाएगा? 3 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को पकड़े, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 को जब आप 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 आएगा विच इज 4। तो ये 4 आ जाएगा इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है? 0। यहाँ आ गया माइनस 7k माइनस 7 स्क्वायर रूट 2k और यहाँ से आप देखें के इंटू अंदर क्या बन रहा है? 3 प्लस 4 ये 7 आ जाएगा, 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया इक्वल टू 0। अब माइनस 7k माइनस 7 स्क्वायर रूट 2k, अब इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7k प्लस 7 स्क्वायर रूट 2k इक्वल टू 0। अब आप देखिए प्लस 7k माइनस 7k कैंसिल हो गया, माइनस 7 स्क्वायर रूट 2k और प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट 2k ये कैंसिल हो गया, यानी राइट साइड पे आपके पास 0 पड़ा था तो लेफ्ट में भी 0 आ रहा है, यानी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एबीसी की ए और बी की जो वैल्यू हमें मिली थी उसने इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ए और बी का जो वैल्यूज है वो इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है। अब देखिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हुई है, ये ए और बी की वैल्यू हमने रखी है, ये के की तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ए और बी की अगर ये जो इक्वेशंस है ये के की तमाम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ए और बी की जो वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू निकली थी, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस 7 के, ठीक है, और बी की वैल्यू मेरे पास आई थी, बी की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 के की तमाम वैल्यूज के लिए ए और बी जो है वो हमारे पास सोल्यूशन के तौर पे आए हैं। तो के को कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखा जा सकता है। के को अगर मैं इक्वल टू 1 ले लूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 7 और अगर मैं और जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी?
बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 प्लस स्केयर रूट 2। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो स्केलर थे लीनियर कॉम्बिनेशन में इनकी वैल्यू नॉन जीरो आ गई है। और जब नॉन जीरो स्केलर की वैल्यू मिलती है तो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इस वजह से हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं, जब हम फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर को ले रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम फील्ड चेंज करके देखते हैं कि जब हम सेट ऑफ रैशनल नंबर को लेंगे तब क्या होगा। ठीक है, अब आप देखें कहाँ पे हमारे पास चेंज आएगा। सबसे पहला चेंज ये आएगा कि हम स्केलर जो है वो फील्ड से लेते हैं। अब हम फील्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर को ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर की बजाय आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे सेट ऑफ रैशनल नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है दो। बिल्कुल आप इसी तरह करेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर को जब आप फील्ड लेंगे तो आपने सारा प्रोसीजर सेम रखना है। इसी तरह आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए और बी जो है वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए। ए और बी जो है वो, इनकी कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ए और बी जो है वो फील्ड कौन सी है हमारी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। जब भी ए और बी की कोई वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो मस्ट भी क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। तो जिस तरह से पहले मैंने वैल्यूज फाइंड की, आप उस तरह से वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि उस सूरत में आप देख रहे हैं यहाँ पे बी की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू के। और स्क्वायर रूट 2 आ गया था, स्क्वायर रूट 2 तो रैशनल नंबर नहीं है। तो इस वजह से आप इस तरह से, जैसे मैंने पहले वैल्यूज फाइंड की वैसे नहीं करेंगे। अब हम किस तरह से वैल्यू देखेंगे, देखें इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है a प्लस, सो a इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 7b इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस a इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 7b इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमें मसला किस वजह से है, हमें स्क्वायर रूट 2 से मसला है, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसको आप सेपरेट कर लें और बाकी वैल्यू को सेपरेट कर लें। ये 3a प्लस 7b इसको हमने सेपरेट कर लिया, प्लस a इंटू स्क्वायर रूट 2 इसको हमने सेपरेट कर लिया, इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वल टू 0 है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 3a प्लस 7b प्लस a इंटू स्क्वायर रूट 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अब आप कंपेयर कर लें दोनों साइड पे इक्वेशंस को। ठीक है, 0 के साथ कंपेयर किसको करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ये सारा एक कांस्टेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिसके साथ स्क्वायर रूट 2 है वो स्क्वायर रूट 2 के साथ कंपेयर होगा। अब यहाँ तो स्क्वायर रूट 2 नहीं है, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगे, 3a प्लस 7b इक्वल टू 0। और ये जो स्क्वायर रूट 2 का कंपोनेंट है ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा। तो मेरे पास a किसके इक्वल आ जाएगा, a 0 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिली, 0। ये यहाँ पुट कर दें, 3 इंटू 0 प्लस 7b इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 7b इक्वल्स टू 0। अब 7 तो इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिला, b इक्वल टू 0। तो आप देखें कि जो दोनों स्केलर्स थे मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसकी उनकी वैल्यूज क्या आ गई है मेरे पास, 0। तो इसका मतलब हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो गए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। क्योंकि जब आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन में तमाम स्केलर्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 0 आती है, तो फिर उस सूरत में जो वेक्टर्स होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि जब मैंने इन वेक्टर्स को फील्ड हमने कौन सी दी थी, सेट ऑफ रियल नंबर, तब ये वेक्टर जो थे, ये आर स्केयर के जो वेक्टर्स थे ये लीनियरली डिपेंडेंट थे। लेकिन जब हमने फील्ड चेंज की, यानी हमने आर स्केयर को ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स लिया, तो हमारे पास यही वेक्टर क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, जी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। सपोज u v and w are linearly independent vectors. Prove that u plus v minus 2w, u minus v minus w, u plus v are linearly independent. ठीक है, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है u plus v minus 3w, u plus 3v minus w, u plus w are linearly independent. ये दोनों के दोनों सेम पार्ट बिल्कुल एक ही तरह से होंगे। मैं फर्स्ट को करूंगी, सेकंड आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है कि जो वेक्टर्स u v और w हैं ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इसे हम यूज करेंगे, इसे आपने याद रखना है। हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या तमाम स्केलर्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है। अगर तमाम स्केलर्स की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो ये जो वेक्टर है ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलिए जी स्केलर ले लेते हैं, तीन वेक्टर्स हैं, तीन स्केलर्स ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखेंगे। a इंटू फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा u प्लस v माइनस 2w प्लस b इंटू सेकेंड वेक्टर आ जाएगा u माइनस v माइनस w। ठीक है, प्लस c इंटू u प्लस w आ जाएगा और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब
स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, ए यू प्लस ए वी माइनस 2 AW प्लस यहाँ पे बी यू माइनस बी वी माइनस BW प्लस CU प्लस CW इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब ए आपके पास आ रहा है, यू वाले आप सेपरेट कर लें, बी वाले सेपरेट कर लें और डब्ल्यू वाले सेपरेट कर लें। तो जब हम यू के लिए इसको सेपरेट करेंगे, हमारे पास यहाँ से क्या कंपोनेंट आएगा, ए, यहाँ से क्या आएगा आपके पास बी, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमने यू के सेपरेट कर लिए कंपोनेंट। इसी तरह वी के लिए करें, तो वी के लिए करेंगे, यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा, यहाँ से करेंगे माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास बी का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये ए माइनस बी आ जाएगा इंटू वी। इसी तरह आप डब्ल्यू के लिए करें, तो ये आ जाएगा -2A, यहाँ से माइनस बी आ जाएगा, यहाँ से प्लस सी आ जाएगा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए ये हमें गिवन था कि जो u v और w ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। अगर u और v लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है u v और w का। ठीक है, हमने किन वेक्टर्स को चेक किया था, हमने u प्लस वी माइनस 2W, u माइनस वी माइनस w, u प्लस w, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था। उसके बाद जब हमने क्या कंपोनेंट को सेपरेट किया तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है u v w इन वेक्टर्स का। और ये हमें गिवन है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर्स होंगे, ये सारे के सारे स्केलर है, ये जो स्केलर होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि ये वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हमें गिवन है। इस वजह से ये तमाम स्केलर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास -2A माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब हमें फाइंड करनी है इन स्केलर्स a b c की वैल्यू, ताकि हमें पता चले कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये आ जाएगी 2 और ये 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 3, इनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 इनको हमने यूज करना है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसे पहले किया था। पहले लिख लें आप इक्वेशन नंबर, इनके कोफिशिएंट्स को लिख लें। इक्वेशन नंबर 1 के जो कोफिशिएंट है ये आपके पास 1 1 1, 2 टाइम्स लिख लें 1 1 1। इक्वेशन नंबर 3 के कोफिशिएंट लिखें -2 माइनस बी, सॉरी यहाँ हमारे पास -2 -1 आ जाएगा, और सी का कोफिशिएंट 1 है, -2 -1 और 1। अब सेकंड सॉरी फर्स्ट को और लास्ट को आपने कैंसिल कर देना है, बाकी जो बचेंगे उनके थ्रू हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 1, फार्मूले का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, +1 आ जाएगा, इक्वल्स टू बी ओवर ये आ जाएगा -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, फिर इक्वल टू सी ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये माइनस और एक दरमियान में हम जो फार्मूले में माइनस यूज करते हैं प्लस हो जाएगा, +2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा, और इसको इक्वल टू हम के रख लेंगे, ये आ जाएगा a/2, ये आ जाएगा b/-3, ये आ जाएगा हमारे पास c/1 इक्वल टू के। अब ये सारे के सारे के इक्वल है तो इनको सेपरेटली इक्वल्स टू के रख लेंगे, ये के इक्वल b/-3 इक्वल्स टू के, और इसी तरह c इक्वल्स टू c/1 इक्वल्स टू के। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 2k, b की वैल्यू आई -3k और c की वैल्यू क्या आई k। तो ये हमारे पास स्केलर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें ये देखना है कि हमने इन स्केलर्स की वैल्यू जो फाइंड की है ए बी सी की, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को यूज करते हुए फाइंड की है। अब देखना ये है कि ये जो ए बी सी की वैल्यू है क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 को सेटिस्फाई करती है। अगर ये इसे सेटिस्फाई करेगी तब ये तीनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है a माइनस बी इक्वल टू 0। पुट करें वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, फिर माइनस बी की वैल्यू क्या है -3k इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 2k माइनस माइनस प्लस 3k इक्वल टू 0। 2 + 3 ये आपके पास 5 क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ तब सेटिस्फाई होगी जब k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो 5 तो नॉन जीरो होता है, 5 तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब फिर k इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो इक्वेशंस हैं तीनों इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू k इक्वल टू 0 के लिए सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब a और b की जो वैल्यूज बनेगी वो क्या होंगी आपके पास a इक्वल टू, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखें, a की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखें, b की वैल्यू भी 0 आ गई, यहाँ रखेंगे 0 तो c की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0। यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास स्केलर्स थे ये सारे के सारे क्या हो गए 0। तब तमाम स्केलर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में इक्वल टू 0 हो गए, तो ये जो वेक्टर्स है ये क्या हो गए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट को करना है। ठीक है, तो ये प्रूव